आप लोग कहानी को पूरा जरूर सुने, तभी कहानी समझ में आएगी। दक्ष कशिश का हाथ पकड़े एकटक उसके पीले पड़ चुके चेहरे को देख रहा था। ये वही लड़की थी जिससे वो टूटकर प्यार करता था। उस लड़की का उसकी जिंदगी में आना एक एक्सीडेंट था, उसका गुस्सा, और अब वो लड़की उसके जीने की एक वजह बन चुकी थी जिसे वो बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता था। काफी देर तक वो उसका हाथ पकड़े वहीं बैठे बैठे सो गया। उसने अपना सर वहीं बेड पर रख लिया। दक्ष को पता नहीं चला कि वो कितनी देर से सोया है। अचानक ही उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों में कुछ हलचल हो रहा है। उसकी नींद टूट गई। उसने देखा तो कशिश की उंगलियां हिल रही थी। दक्ष ने तुरंत बेल बजाई। उसके बेल बजाते ही डॉक्टर और नर्स कशिश के वार्ड में चले आए। दक्ष बाहर बैठा हुआ था। विजय उसके बगल में बैठा उसे सांत्वना दे रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने दक्ष को देखकर कहा, श्री ओबेरॉय, आपकी वाइफ को होश आ गया है। नर्स अभी उनकी ड्रेसिंग कर रही है, तब तक आप मेरे साथ आए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दक्ष और विजय उनके पीछे पीछे चले गए डॉक्टर के केबिन में। दक्ष, विजय डॉक्टर के सामने बैठे थे। डॉक्टर के हाथ में कशिश की रिपोर्ट थी। दक्ष ने डॉक्टर को देखकर कहा, इज एवरीथिंग इज ऑल राइट डॉक्टर? दक्ष की बात सुनकर डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, देखिए मिस्टर ओबेरॉय, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन कशिश ही होश में आ गई हैं, फिर भी उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। गोली उनके बहुत ही नाजुक हिस्से में लगी थी, दिल के पास। जो गोली लगी थी उसकी रिकवरी तो हो रही है, लेकिन जो उनके यूट्रस के पास लगी थी उसकी रिकवरी नहीं हो रही है। हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की है, उन्होंने इसका सॉल्यूशन बताया है, कुछ मेडिसिन और कुछ स्टेटमेंट बताए हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा। डॉक्टर की आगे की बातें सुनकर दक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर कहा, रिलैक्स मिस्टर ओबराय, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशन है। उनकी कंडीशन में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम आगे के चेकअप में बता देंगे। इस समय अगर उन्हें सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत है तो अपनी फैमिली की और अपने हस्बैंड की, जो उन्हें इस बात के लिए हौसला दे सके, और अगर हो सके तो उन्हें ये बात ना ही बताए, क्योंकि उनके हार्ट की कंडीशन ऐसी है कि अगर वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ और बातें करने के बाद दक्ष और विजय डॉक्टर के केबिन से बाहर आते हैं। बाहर आकर दक्ष ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर हाथ फिराया। विजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो दक्ष ने कहा कि बस सेजल को मत बताना, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। विजय ने कहा, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि उन दोनों के सामने ये सच्चाई नहीं आ पाए। लेकिन दक्ष तो कब तक इस बात को छुपा पाएगा, और जब कशिश को इस सच्चाई का पता चलेगा तो उसे कितना दर्द होगा, तू जानता है ना। दक्ष ने कहा, मैं दक्ष ओबेरॉय हूँ, अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों से लिखता हूँ। मैं मेरी कसों को कुछ नहीं होने दूंगा, उसे उसके इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला के रहूंगा। हम दोनों की लाइफ में ये जो प्रॉब्लम आई है, देखना है जल्दी ही मैं इसे खत्म कर दूंगा। उसकी ये हिम्मत देखकर विजय ने उसके कंधे को थपथपाया और कहा कि मैं घर चलता हूँ, तुम कशिश से मिल लो, मैं शाम तक सेजल को लेकर आऊंगा। विजय वहां से चला गया और दक्ष कशिश के वार्ड में चला गया। दक्ष ने देखा कि कशिश बेड पर लेटी हुई है, उसकी आंखें खुली हैं और वो चारों तरफ देख रही है। दक्ष जब उसके पास पहुंचा तो कशिश ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। दक्ष ने अपने हाथों को बढ़ाकर उसके आंसुओं को पोंछा और उसके माथे पर प्यार से एक किस करके कहा, कैसी है मेरी जान, बहुत इंतजार करवाया तुमने, बहुत गुस्सा हूँ तुमसे और नाराज भी। तुम्हें क्या लगा था मेरे सामने आकर मेरे हिस्से की गोली खाकर तुम मुझे बचा लोगी? कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें उस हालत में देखकर मैं पल पल एक मौत मरा। दोबारा ऐसा नहीं करना, वरना तुम्हारा ये दक्ष अपना दम तोड़ देगा। उसकी बातें सुनकर कशिश का रोना बढ़ गया। दक्ष ने जल्दी से जाकर उसे अपने सीने से लगाए। कशिश रोते हुए सिर्फ इतना ही बोल पाई, मैंने आपको याद किया, मैं डर गई थी कि शायद अब कभी आपसे ना मिल पाऊं। आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया, आपने कहा था कि जब मैं आपको दिल से पुकारूंगी आप आओगे, आप उस समय आ गए। उसकी बात पर दक्ष ने कहा, तुम अगर पाताल में भी चली जाओगी तो वहां से मैं तुम्हें ढूंढ कर ले आऊंगा। तुम्हें मुझसे दूर जाने का कोई राइट नहीं है। तुम जिंदगी हो मेरी, इस तरह ओबेरॉय का जुनून हो, प्यार हो, सब कुछ हो तुम। रिश्ते के नाम पर, परिवार के नाम पर आज तक से विजय ही रहा है, लेकिन अगर अपना कोई रहा है तो सिर्फ तुम। मर गया था मैं तुम्हें
उस हाल में देखकर, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना मैं। ये बोलते हुए दच की आंखों से भी आंसू बह जा रहे थे और कशिश का भी रोना अब सिसकियों में बदल गया था। काफी देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में समेटे हुए वैसे ही बैठे रहे। उनकी बातें, उनकी सारी शिकायतें आंसुओं के रूप में उनकी आंखों से बह रही थी और वो दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे हुए एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद जब दच को कशिश का ढीला महसूस होता है तो वो देखता है कि कशिश रोते रोते उसकी बाहों में ही सो चुकी है। दच ने धीरे से कशिश को बेड पर सुलाया और उसे चादर उड़ाकर वहां से बाहर निकल गया। शाम का समय सेजल भी विजय के साथ आई। वो भी जब कशिश से मिली तो काफी देर तक उन दोनों ने अपनी शिकायतें एक दूसरे से बयां की। सेजल अपने हाथों से कशिश के लिए खाना बनाकर लाई थी। जिया वहीं बैठे बैठे कशिश को देख रही थी। जब कशिश ने उसकी ओर देखा तो उसने कहा, मैं आपसे गुस्सा हूँ दीदू। उसकी बात पर कशिश ने कहा, क्यों? जिया ने अपनी मासूम आवाज में कहा, आप मुझे छोड़कर चले गए थे। आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। कशिश ने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो बच्ची, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। जिया ने अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे देखा और कहा, पक्का प्रॉमिस? उसकी बात पर कशिश ने भी हाँ में सिर हिलाया और कहा, पिंकी प्रॉमिस। उसके कुछ देर बाद ही सेजल को विजय जिया के साथ लेकर घर चला गया। दक्ष इन दिनों अस्पताल में ही रहता था। वो अपने सारे काम अस्पताल से ही करता था। एक दिन ऐसे ही दक्ष सोफे पर सोया हुआ था। रात के 1 बज रहे थे। कशिश की नींद खुली, उसे वॉशरूम जाना था। उसने देखा कि दक्ष सामने सोफे पर सो रहा है। उसे धीरे से खुद को खड़ा किया और वॉशरूम की ओर जाने लगी, लेकिन कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ गया। वो गिरने लगी, लेकिन तभी तो 2 मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। कशिश ने जब देखा तो कोई और नहीं बल्कि दच था। दच ने उसे गोद में उठाया और वॉशरूम में ले जाकर बैठा दिया। जब हो जाए तो मुझे बता देना, ये बोलकर वो बाहर चला आया। थोड़ी देर बाद कशिश ने उसे आवाज दी तो दच अंदर गया और कशिश को अपनी बाहों में उठाकर ले आया और बिस्तर पर सुला दिया। दच उसे बेड पर सुला कर जाने लगा तब कशिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। दच ने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा तो कशिश ने धीरे से कहा, नाराज है? उसकी बात पर दच ने कहा, मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला? कशिश ने कहा, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? बस उसकी तरफ पलटा और कहा, मैं यही तुम्हारे सामने था, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे आवाज देना जरूरी नहीं समझा। क्या तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझती कि अपनी समस्या मुझे बता सको? तुम्हें आइडिया भी आएगा कि तुम गिर जाती तो क्या हो सकता था? उसके बाद पर कशिश ने सिर नीचे झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। बोलती हुई उसकी आंखों में भी नमी आ गई थी। दच धीरे से गया, उसे अपनी बाहों में ले लिया। इस बार माफ कर रहा हूँ, दोबारा ऐसा कुछ मत करना। कशिश ने भी हाँ में मैं सिर हिला दिया। दच उठकर जाने लगा, लेकिन कशिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। दच समझ गया कि कशिश क्या चाहती है। वो उसी बेड पर उसके साथ लेट गया। कशिश ने उसके सीने पर सर रखा और लेट गई। उसकी धड़कनों को सुन रही थी। दच भी कुछ सोचे जा रहा था। अचानक से कशिश ने उससे कहा, दच। दच किसी सोच में गुम था। उसने उसे सोच में गुम हुए कहा, हाँ बोलो। कशिश ने धीरे से कहा, आई लव यू। दच ने कहा। फिर अचानक से उसे ध्यान आया कि कशिश ने क्या कहा। वो तुरंत कशिश की ओर मुड़ा और कहा, क्या कहा तुमने? कशिश ने अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर उसे कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपने कुछ सुना क्या? दच ने उसे भूल कर देखा और कहा, नहीं, कुछ नहीं सुना मैंने। कशिश समझ गई कि दच नाराज हो गया है। तो क्या आप नाराज हो गए? कशिश ने उनकी ओर देखा तो, मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला? एक तो पहली बार तुमने इतनी प्यार से कहा और उसके बाद जब मैं नहीं सुन पाया तो फिर तुमने कहा भी नहीं। दच इस समय ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा चॉकलेट ना मिलने पर रिएक्ट करता हो। कशिश को उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई। वो धीरे से उसकी ओर मुड़ी और उसके गालों पर एक लाइट किस करके कहा, आई लव यू सो मच दच जी। उसके ऐसा कहते ही दच के चेहरे पर 440 वोल्ट का 1000 वोल्ट की लाइट की चमक आ गई। दच ये सुनने के बाद जोर से उसे अपनी बाहों में भींच लिया और उसके गालों को प्यार से चूम कर कहा, आई लव यू सो मच कशिश, आई लव यू सो मच कसू, आई लव यू सो मच, सो मच, सो मच, सो मच। वो जितनी बार उसे आई लव यू बोलता है उतनी बार उसके गालों को चूमता है, जिससे कशिश को गुदगुदी हो रही थी, जिससे वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसके हंसने की आवाज दच के दिल को सुकून दे रही थी। यही खुलकर हंसना
उसका देखने के लिए वो कितना तरस गया था। अचानक से कशिश की वो हंसने की आवाज रुक जाती है, क्योंकि दक्ष ने अपने होठों का फेरा उसके गले पर रख दिया था। दक्ष बहुत प्यार से और धीरे धीरे कशिश के गले को चूम रहा था, और कशिश गहरी गहरी सांस ले रही थी। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज आती है। उफ्स, लगता है हम गलत टाइम पर आ गए। ये सुनते ही ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कशिश की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी नजरें उठा सके। वो अपना सर नीचे किए हुए बैठी थी। डच उसके पास से खड़ा होकर दरवाजे की ओर देखता है, जहाँ पर विजय, सेजल और जिया भी खड़ी होती है। विजय ने अपने हाथों से जिया के आंखों को बंद किया होता है, और दोनों ही दूसरी तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। विजय ने जब दच की ओर देखा तो एक पल के लिए वो कांप गया, क्योंकि दच अपनी खतरनाक नजरों से उसे घूर रहा था। दच कुछ कहता उसके पहले ही विजय ने कहा, देख घूर मत, ये तेरा बेडरूम नहीं है। जानता हूँ, ये कहकर दच वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद वो तीनों जाकर कशिश के पास बैठ गए। सेजल ने अपने पास से टिफिन निकाली और टिफिन में से सूप निकाल कर कशिश को पिलाने लगी। कशिश सर नीचे किए हुए सूप को पी रही थी। अभी भी उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो अपनी नजरें उठाकर सेजल को नहीं देख पा रही थी। उसके गाल एकदम लाल लाल थे। तभी जिया ने कहा, दीदू, इस माटी ने आपको काट लिया। ये बोलकर वो कशिश के गले पर देख रही थी, जहाँ पर हल्के हल्के लाल निशान थे। जिया के ऐसे कहने पर कशिश को और भी शर्म आने लगती है। सेजल और विजय का ध्यान भी कशिश के गले पर चला जाता है। वो दोनों भी इधर उधर देखने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों भी एक पल के लिए शर्मा गए थे। कशिश का तो मन कर रहा था वो यहाँ से भाग कर कहीं कोने में छुप जाए, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो बेड से उठ भी नहीं सकती थी। सेजल ने माहौल को ठीक करते हुए कहा, नहीं प्रिंसेस, वो ना आपकी दीदी के गले पर रैसेस हो गए थे, तो स्मार्टी सिर्फ उसे फूंक मार रहे थे ताकि उन्हें राहत मिल सके। उसकी बात सुनकर जिया ने अपने होठों को गोल करके ओ कहा। कशिश को सूप पिलाने के बाद थोड़ी देर तक जिया और सेजल वहीं पर बैठी रही। अचानक से सेजल को दर्द भरी आह निकल गई। उसकी आह सुनकर विजय, जो कि सोफे पर बैठा हुआ था, वो भी भागकर उसके पास आता है। कशिश भी घबराकर सेजल की ओर देखने लगती है। वो सभी पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, तो सेजल एक स्माइल के साथ कहती है, बच्चे ने किक किया। ये सुनकर सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। निया सेजल की ओर देखकर कहती है, बेबी ने किक किया? कैसे किया? उसके इतना कहते ही विजय ने उसका हाथ पकड़कर सेजल के पेट पर रखा, जिस पर हल्की हल्की मूवमेंट फील करके जिया खुश हो जाती है। वो कहती है, मम्मा, बेबी बाहर कब आएगा? उसकी बात पर विजय उसे अपनी गोद में उठाता है और कहता है, बेटा, बस 3 महीने और उसके बाद बेबी हमारे पास आ जाएगा। कुछ बातें करने के बाद वो सभी वहां से निकलने लगते हैं। तभी दर्श अंदर आता है और विजय को देखकर कहता है, विजय, क्रिस से बात करो और उसे जल्द से जल्द आने को कहो। विजय ने उसकी ओर देखा तो कहा, तू तो जानता है ना, पायल के जाने के बाद वो कितना टूट गया था। उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है। वो वापस नहीं आना चाहता है। दक्ष उसे देखता है और कहता है, अगर वो इसी तरह सच्चाई से भागता रहेगा तो हमेशा ऐसे ही गम में रहेगा। उसे सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसे कहो कि आ जाए। इस बार मेरी रिक्वेस्ट नहीं, मेरा ऑर्डर है। विजय को हार मानकर उसकी हाँ में हाँ मिलाना होता है। थोड़ी देर बाद वो सभी चले जाते हैं। उन सबके जाने के बाद दर्श जाकर कशिश के बगल में बैठता है, तो कशिश उसकी ओर देख रही होती है, जैसे कुछ पूछना चाहती है। दर्श ने उसकी ओर देखा और कहा, कुछ पूछना चाहती हो तो पूछो। उसके ऐसा कहने पर कशिश उससे कहती है, ये क्रिस कौन है और पैर से उसका क्या रिश्ता था? हाँ, कशिश बहुत ही आस भरी नजरों से दर्श को देख रही थी, जैसे जानना चाहती थी कि आखिर ये क्रिस कौन है और पैर से उसका क्या रिश्ता था। दर्श एक गहरी सांस लेता है और कहता है, क्रिस मेरा एडॉप्टेड ब्रदर है। एडॉप्टेड ब्रदर? कशिश ने कहा। उसकी बात पर दर्श कहता है, हाँ, वो जब 3 साल का था तब मेरे पापा ने उसे अडॉप्ट किया था। वो हमारे ड्राइवर का बेटा था। उसकी माँ की डेथ बचपन में ही हो चुकी थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में बाबा को बचाते हुए उसके पापा की डेथ हो गई। तब बाबा उसे अपने साथ ले आए और उसे अडॉप्ट कर लिया था। वो मेरी और विजय दोनों की ही जान था। बहुत ही हंसमुख था। वो हमेशा शरारती किया करता था। वो एक डॉक्टर भी है, जिसकी गिनती इंडिया के बेस्ट डॉक्टर में की जाती है। वो और पायल एक दूसरे को पसंद करते थे। वो दोनों एक साथ ही स्कूल गए और
एक कॉलेज में एक साथ गए। पायल अक्सर घर आया करती थी। इस बीच वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन जब सबको पता चला तो सभी उनके रिश्ते के लिए मान गए। इसी बीच ये खबर सासा को लग गई और उसे ये गलतफहमी हो गई कि पायल की शादी मुझसे हो रही है, जबकि पायल मेरे लिए मेरी बहन जैसी थी। अपनी जलन और गुस्से में सासा ने पायल का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसने पायल की जान चली गई। पायल की डेथ के बाद क्रिस एकदम टूट गया था। वो हमेशा उदास हुआ रहता था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो इंसान ना होकर एक जिंदा लाश है। एक दिन हम जब घर पर आए तो हमें उसका एक लेटर मिला, जिसमें उसने लिखा था वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहता है। वो हम में से किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। इस समय सिर्फ वो और उसकी पायल की यादें ही उसके जीने का सहारा है। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ छुप गया था ये हम में से किसी को भी पता नहीं चला। कुछ टाइम पहले हमें पता चला कि वो बेंगलुरु में है। मेरे पास उसका नंबर आया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन घर पर उसके मेट ने फोन उठाया। अब मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए, क्योंकि इतने सालों से उसे लग रहा है। अब मैं नहीं चाहता कि वो और हम सबसे अलग रहे। कशिश बहुत ध्यान से डच की बातें सुन रही थी। पायल और केस के बारे में बात करते हुए डच के चेहरे पर एक दर्द दिख रहा था, जिसे कशिश महसूस कर रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर डच के हाथों पर रखा और कहा, डच, हम नहीं जानते कि कब किसी जीने की कहाँ से उम्मीद मिल जाए। आप देखना, क्रिस को भी जीने की उम्मीद मिल जाएगी, और ऐसी उम्मीद मिलेगी कि वो जिएगा ही नहीं बल्कि एक मिसाल कायम करेगा अपनी जिंदगी में। ये बोलकर वो स्माइल करके दच को देख रही थी। उसकी ये बात सुनकर दच को भी एक राहत मिलती है। थोड़ी देर बाद एक नर्स आती है और कशिश की ड्रेसिंग करती है। उस समय दच बाहर चला जाता है। जब दच अंदर आता है तो देखता है कि कशिश की आंखों में आंसू है। वो कशिश के पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ? तो कशिश बताती है, दर्द हो रहा है। ये कहकर वो उसे सकने लगती है। दच उसे अपनी बाहों में समा लेता है। वो धीरे धीरे कशिश के सर को सहला रहा होता है। थोड़ी देर बाद कशिश रोना बंद कर देती है। दच उसे देखकर कहता है, तुम ठीक हो कशिश? तो कशिश सिर हाँ में हिला देती है। दच कहता है, तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ये कहकर वो उसे सुलाकर ब्लैंकेट से ढक देता है और वहां से जाने लगता है। कशिश उसका हाथ पकड़ लेती है। दच अपना सर घुमाकर उसे देखता है तो कशिश कहती है, क्या आप मेरे पास सो जाओगे? दच हाँ में सिर हिलाता है और कशिश के बगल में लेट जाता है। ये एक प्राइवेट बोर्ड था, जिस वजह से उसका बेड काफी बड़ा था, जिसमें 2 से 3 लोग आराम से सो सकते थे। दच कशिश के बगल में लेट जाता है और कशिश अपना सर दच के सीने पर रख लेती है। दच भी उसके सर को धीरे धीरे सहलाता है, जिससे थोड़ी देर बाद ही कशिश गहरी नींद में चली जाती है। कुछ देर बाद दच को भी नींद आ जाती है। वहीं बेंगलुरु में क्रिस के घर पर क्रिस जब शाम को वापस आता है तो दाई माँ उसे बताती है कि विजय का कॉल आया था और उसे आने को कह रहा था। विजय की बात सुनकर क्रिस अपना फोन निकालता है और उसे विजय का नंबर डायल करता है। ये उसका नया नंबर था, जिसके बारे में दच या विजय किसी को भी नहीं पता था। विजय और क्रिस कुछ बातें कर रहे होते हैं, जो बीच विजय क्रिस को बता देता है उसकी और दच दोनों की शादी हो चुकी है, यहाँ तक कि वो चाचा भी बनने वाला है। ये सुनकर वो बहुत ही खुश होता है। विजय उसे जल्दी ही आने को कहता है, लेकिन क्रिस से कुछ जरूरी काम का कहकर 2 महीने बाद आने को कहता है। 2 महीने में उसका काम खत्म हो जाएगा। विजय भी हाँ कर देता है और फोन कट कर देता है। विजय फोन रखने के बाद सेजल की ओर देखता है तो सेजल उससे पूछती है, क्या वो आ रहा है? जिस पर विजय कहता है, हाँ वो आ रहा है, लेकिन अभी नहीं, उसके आने में 2 महीने का टाइम है। वो एक डॉक्टर है, तो जब तक वो अपने सारे काम निपटा नहीं लेगा तब तक वो यहाँ नहीं आएगा। लेकिन तुम्हें पता है, एक अलग बात मुझे महसूस हुई क्रिस से बात करके। सेजल पूछती है, क्या बात? तो विजय बताता है कि ना जाने क्यों, लेकिन क्रिस की आवाज में वो खुशी महसूस हो रही थी, जो पायल के जाने के बाद से वो खो चुकी थी। वहीं क्रिस उस कमरे में जाता है जहां पर वो लड़की सोई हुई थी। वो दाई माँ से पूरे दिन की डिटेल लेता है और उस लड़की को चेक करता है। फिर उसके माथे पर किस करके कहता है, एंजल, जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हें किसी खास से मिलवाना है। ये कहकर वो उसके चेहरे को ध्यान से देखता है और वहां से चला जाता है। वो लड़की बेड पर लेटी रहती है। उसकी आंखों से हल्की सी आंसू की बूंदें गिर जाती है, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो लड़की सब कुछ देख सकती है, सुन सकती है, समझ सकती है, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकती है।
15 दिन बाद कशिश आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ रही थी। कशिश और दच गाड़ी में बैठे हुए थे। कशिश ने अपना सर दच के कंधे पर रखी हुई थी। थोड़ी देर में उनकी कार दच के मेंशन के बाहर रुकती है। दच कशिश का हाथ पकड़कर उस मेंशन के अंदर ले जाने लगता है। जैसे ही वो दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं, उन्हें किसी की आवाज आती है, जिसे सुनकर दोनों रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि सेजल और विजय के साथ जिया वहां खड़ी है। सेजल के हाथों में पूजा की थाली थी। सेजल दच और कशिश की आरती उतारती है, तब उन दोनों को अंदर आने को कहती है। दच कशिश का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आता है, हॉल में सोफे पर बिठा देता है। सभी बैठे बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन दच देखता है कि कशिश पर बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे 3 गोलियां लगी थी जो कि उसकी पीठ में लगी थी। हालांकि वो ठीक हो गई थी, लेकिन अभी भी ज्यादा देर में बैठने में प्रॉब्लम होती थी। दत्त ने जब कशिश को देखा तो उसने कहा कि कशिश को आराम करने की जरूरत है, इसलिए वो कशिश को गोद में उठाकर अपने कमरे की ओर जाने लगा। लेकिन सेजल की आवाज से वो रुक गया। सेजल ने दत्त की ओर देखा और कहा, भाई आप कासू को वहां लेकर क्यों जा रहे हैं? उसकी बात पर दत्त कहता है, हमारे कमरे में। सेजल कहती है, अभी आप कसू को अपने कमरे में लेकर नहीं जा सकते हैं। अभी कसू अलग कमरे में रहेगी। उसका कमरा मेरे कमरे के बगल वाला है। ये कहकर वो उसे दूसरे वाले कमरे में लेकर जाने लगता है, जाने को कहती है। लेकिन दच कहता है, ऐसा क्यों? उसकी बात पर सेजल कहती है, क्योंकि आप दोनों की शादी तक आप दोनों अलग अलग रहेंगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर दच और कशिश आंखें फाड़े उसे देखने लगते हैं। तो सेजल कहती है, हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों आप दोनों की शादी फिर से करवाएंगे, तब तक आप दोनों अलग रहेंगे। दक्ष सेजल को घूर कर देखता है और कहता है, तुम दोबारा शादी करवाना चाहते हो? ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कशिश को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। ये कहकर वो उसे ले जाने लगता है। तो सेजल कहती है, भाई आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। दक्ष कहता है, तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी बीवी से अलग रहने को नहीं। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और सेजल वहीं मुंह खोल उसे देखती रह जाती है। दच कशिश को अपने कमरे में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। दच ने कशिश को बेड पर लिटाकर आराम करने को कहा। कशिश की भी नींद आ रही थी, इसलिए वो भी सो गई। दच ने देखा कशिश सो गई है, तो वो अपना लैपटॉप लेकर उसी रूम में काउच पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। काम करते करते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं बेंगलुरु में क्रिस अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। वो नोटिफिकेशन ऑन करके देखता है तो उसके फेसबुक पर कुछ फोटोज शो रही थी। उन फोटोज को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो उन फोटोज को ध्यान से देखने लगता है। ये फोटोज उसके कुछ फ्रेंड्स ने भेजी थी जो उसके साथ पढ़ा करते थे। उन्हीं फोटोज में एक जगह उसे एक लड़की की फोटो दिखी, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके मुंह से अचानक से निकला, एंजल। क्रिस जो फोटोज देख रहा था वो आज से 3 साल पहले की थी, जब उसके कुछ दोस्त लंदन गए थे घूमने। उन्हीं फोटोज में एक फोटो ऐसी थी जिसमें उसकी कुछ दोस्ती थी, जिसमें क्रिस की एंजल भी थी। क्रिस ने जल्दी से उन फोटोज को ध्यान से देखा कि वो फोटोज किसकी आईडी से शेयर की गई है। उसने देखा कि उसके साथ पढ़ने वाली एक निया नाम की लड़की की आईडी से वो फोटोज शेयर की गई है। क्रिस जल्दी जल्दी निया की प्रोफाइल को चेक करना शुरू किया। उसकी आईडी में कई सारी फोटोज ऐसी थी जिसमें उसकी एंजल भी थी। क्रिस ने काफी देर तक उसकी फ्रेंड लिस्ट को चेक किया। तभी उसकी नजर एक आईडी पर गई जिस पर लिखा, एडवोकेट रावी सिंह। क्रिस हैरानी से उस प्रोफाइल को देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो एंजल नाम देकर अपने पास अब तक रखा हुआ है, वो लड़की एक एडवोकेट थी जो लंदन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की हुई है। वो एक बेस्ट लायर थी। उसने उस प्रोफाइल में बहुत अच्छी कुछ जांचने की कोशिश की, लेकिन वो प्रोफाइल एक प्राइवेट प्रोफाइल थी। क्रिस ने उस प्रोफाइल को देखा और फिर अपनी एंजल को देखा। उसने कहा, इसका मतलब तुम्हारा नाम राबी है। कोई नहीं, अब तो वापस लौटने की एक बड़ी वजह मिल गई है। वहीं डच के मेंशन में सभी डिनर टेबल पर बैठे थे कि सेजल ने कहा, भाई कल आप ऑफिस से ऑफ ले लीजिए। उसकी बात पर डच उसे देखता है तो सेजल बोलती है, भाई कल पंडित जी आ रहे हैं। और कौन? डच ने कहा। उसकी बात पर सेजल विजय को देखने लगती है तो विजय बोलता है, राजवी माँ और अंकल जी भी आ रहे हैं। ये बोलकर सभी डच को देखने लगते हैं। तभी कशिश कहती, क्या सच में? लेकिन कुछ सोचकर वो फिर मायूस हो जाती है। सेजल और विजय दोनों ही कशिश और दच की हालत समझ गए थे, इसलिए वो दोनों भी चुपचाप अपना लंच करने लगते हैं। तभी जिया कहती है, ये लोग कौन है?
जिया को देखकर विजय कहता है वो आपके नाना नानी है। नाना नानी? ये सुनकर जिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर कि वो यूनिवर्सल मुस्कान देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आती है। लेकिन कशिश के मन में एक डर सा पैदा हो जाता है कि आखिर कैसे राजवी माँ का सामना करेगी। आखिर उसकी वजह से ही तो रावी की जान गई है। खैर, सब लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट किया और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। दक्ष जब कमरे में आता है तो उसे कशिश कहीं दिखाई नहीं देती है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। दक्ष ने पूरे घर में कशिश को ढूंढ लिया था, लेकिन उसे वो नहीं मिली थी। दक्ष को थोड़ा डर लगने लगा था कि आखिर कशिश गई कहाँ है। उसने एक सर्वेंट से पूछा तो उसने बताया कि वो गार्डन में है। उसकी बात सुनकर दक्ष तुरंत गार्डन की ओर बढ़ जाता है। जब वो गार्डन में कशिश को गार्डन में लगे सोफे पर बैठे देखता है तो उसे कुछ राहत महसूस होती है। वो जाकर उसके पास खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि कशिश एक टक चांद को देखते हुए किसी सोच में गुम है। उसकी आंखों में भी कुछ नमी थी। दश ने अपना हाथ बढ़ाकर कशिश के कंधे पर रखा। उसके छूने से मानो वो होश में आई हो। कशिश एक पल के लिए डर गई, लेकिन जब उसने दश को देखा तो शांत हो गई। दश भी उसके पास बैठ गया। दश ने एक नजर कशिश को देखा, फिर चांद की ओर देखते हुए कहता है, क्या सोच रही हो? राजवी माँ और अमर अंकल के बारे में? उसकी बात पर कशिश हाँ में सिर हिला देती है। फिर कुछ देर शांत रहने के बाद कहती है, आपको पता है, माँ के जाने के बाद राजवी माँ ने ही मुझे और दीदी को पाला है। उनके साथ कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। वो मुझे दीदू और राबी दोनों से ज्यादा प्यार करती थी। मुझे कशिश नाम भी उन्होंने ही दिया था। कशिश आगे कहती है, आपको पता है, राबी के लिए मैं उसका लकी चार्म थी। वो अक्सर कहती थी वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है। ये इतना प्यार करती है वो मुझे, तब मैं उसकी बातों मजाक में लेती थी, मगर वो पागल सच में मेरे लिए अपनी जान दे चुकी है। ये कहते हुए कशिश की आवाज कांप रही थी। दच ने उसे अपनी बाहों में समा लिया। वो उसके सीने से लगी बैठी थी। उसका मन और दिल दोनों ही दच के करीबी से सुकून में था। वहीं दूसरी ओर क्रिस बैठा रावी से, यानी कि अपनी एंजल से बातें कर रहा था, जिसका उसे कोई रिप्लाई तो नहीं मिल रहा था। लेकिन जब से रावी उसे मिली थी वो घंटों से बातें करता रहता था। वो कह रहा था, पता है एंजल, भले ही तुम्हारा नाम रावी है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा एंजल ही बुलाऊंगा। रावी तो तुम सबके लिए हो, लेकिन मेरे लिए तुम एंजल हो, सिर्फ मेरी एंजल, क्रिस की एंजल। ये बोल वो हंस देता है। तभी वो देखता है कि रावी का ब्लैंकेट नीचे की ओर गिरा है, तो वो सही करने के लिए उठता है। तभी उसे अपने हाथों पर कुछ महसूस होता है। जब वो मुड़ता है तो देखता है कि एंजल ने उसका हाथ पकड़ रखा है। ये देखकर वो खुश हो जाता है। उसकी खुशी उसके चेहरे पर दिख रही थी। आज से पहले उसकी बॉडी कभी मूव करती थी जब उसे पैनिक अटैक आते थे, लेकिन आज उसने पहली बार ऐसा कुछ किया था। तभी आगे जो होता है वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। क्रिस ध्यान से अपने हाथ को देख रहा था जिसे एंजल ने पकड़ रखा था। जब वो उसके हाथों पर अपने हाथ रखने वाला होता है तभी उसे आवाज सुनाई देती है कि एंजल की ही थी। वो सिर्फ इतना कहती है, कासू। क्रिस तुरंत उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लेता और कहता है, हाँ एंजल बोलो, क्या बोल रही हो तुम? मैं सुन रहा हूँ, बोलो एंजल, बोलो ना तुम। लेकिन उसके मुंह से कासू के अलावा कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। क्रिस बार बार उसे कुछ और बोलने के लिए कह रहा था, जिससे वो समझ पाए कि आखिर वो कहना क्या चाहती। लेकिन तभी अचानक से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक तरफ झूल जाती है। क्रिस इस बार परेशान हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बेहोश हो चुकी है। क्रिस तुरंत से अपनी बाहों में उठाता है और बाहर की ओर भाग जाता है। वो ड्राइवर से तुरंत गाड़ी निकालने को कहता है। ड्राइवर भी तुरंत गाड़ी निकालता है और क्रिस के लिए दरवाजा खोलता है। क्रिस बैक सीट पर एंजल को लेकर अपनी गोद में बैठ जाता है। थोड़ी देर में वो उसे लेकर अस्पताल की ओर बढ़ जाता है। लगभग आधे घंटे बाद क्रिस एक वीआईपी एरिया में इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। वहीं वार्ड के अंदर डॉक्टर एंजल राबी का चेकअप कर रहे थे। लगभग एक घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके बाहर आते ही क्रिस डॉक्टर पर सवालों की बौछार कर देता है कि आखिर क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना? आज पहली बार उसने कोई मूवमेंट की है। ऐसे ही ना जाने कितने सवाल वो डॉक्टर से पूछ चुका था। डॉक्टर ने एक स्माइल की और क्रिस के कंधे पर हाथ रख के कहा, देखिए मिस्टर क्रिस, हमने तो आज आस छोड़ दी थी, लेकिन ये सब आपकी ही कोशिशों का नतीजा है। वो अब ठीक हो रही, लेकिन कब तक ठीक होंगी ये नहीं कह सकते। लेकिन उनकी बॉडी में जो मूवमेंट हुई है वो एक पॉजिटिव संकेत दे रही है। जैसा कि आपने सुना है कि वो किसी कासू का जिक्र कर रही है। अगर आप उन्हें उस इंसान के पास या उससे जुड़ी किसी याद के पास लेकर जाएं तो उनकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा चेंजेस
हो सकते हैं और उनकी रिकवरी परसेंटेज भी ज़्यादा हो सकती है। आप कोशिश कीजिए कि उन्हें उस माहौल में ले जा सके जहाँ से वो जुड़ी है। उस शख्स के पास इसके बारे में वो बार बार दोहरा रही है। और एक बात और, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब आपकी खुशियों का नतीजा है। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। इन 2 सालों में खुश आज जितना खुश हुआ था उतना खुश वो कभी नहीं हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसकी एंजल अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन अब उसे पता करना था कि आखिर कौन है जिसके बारे में वो बार बार कह रही है, और इसका पता बस सिर्फ और सिर्फ वापस जाकर ही पता कर सकता था। उसने अपना फोन निकाला और फोन निकालकर अपने एक आदमी से कहा, जल्द से जल्द यहाँ का काम निपटाओ, मैं जल्द से जल्द वापस जाना चाहता हूँ। ये कहकर उसने फोन रख दिया और एंजल के वार्ड में चला गया। उसने देखा उसकी एंजल आराम से सो रही है। उसने धीरे से उसके फोrehead पर एक किस किया और उसे अपने बाहों में उठाकर घर की ओर चल दिया। दूसरी ओर कशिश अपने कमरे में सो रही थी। रात में उसे थोड़ा फीवर था, इसलिए वो लेट तक सोती रही। तभी उसे सर पर एक जाना पहचाना एहसास होता है। उस एहसास से उसकी नींद तो खुल जाती है, लेकिन वो अपनी आंखें बंद किए हुए उस एहसास से अपने दिल को भर रही थी। उसे ये सपना लग रहा था, इसलिए वो अपनी आंखें ही नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन वो एहसास उसके दिल को इतना भर गया कि उसकी आंखों की नमी उसके पलकों की बात को तोड़कर बाहर निकलने लगी। तभी एक हाथ में प्यार से उसके आंसुओं को पोंछा और प्यार से उसके माथे पर एक किस करके कहा, मेरी बच्ची। ये सब जैसे ही कशिश के कानों में पहुंची, उसने अपनी आंखें तो नहीं खोली, लेकिन उसने रोना शुरू कर दिया। वो फपक कर रोने लगी। तभी उसे किसी ने अपने सीने से लगा लिया। उस एहसास को पाकर कशिश का रोना बढ़ गया। दरवाजे पे खड़े कुछ लोग इस नजारे को देख रहे थे और सबकी आंखें नम थी। कशिश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उसकी राजवी माँ थी, जो अपनी नम आंखों से उसे देख रही थी। वो बार बार उसके चेहरे को चूम रही थी। कशिश राजवी के गले लगकर रो रही थी। राजवी भी उसके चेहरे को चूम रही थी। आखिर पूरे 2 सालों बाद वो अपनी बच्ची को देख रही थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी बच्ची जिंदा है या नहीं। जिस आदमी ने उसे उठाकर ले गया था वो उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहा होगा, कैसी होगी कशिश। नामित जी की लाश और अपनी बच्ची रावी की मौत की खबर भी उसने बहुत मुश्किल से सही की थी। नामित उसके लिए एक भाई जैसी थी और रावी उसे तो उसने खुद ही अपनी कोख से जन्म दिया था। उन सभी को खोकर राज भी पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन आज कशिश को पाकर उसके दिल में कहीं ना कहीं सुकून था। काफी देर तक कशिश राजवीर से लिपटी रही। थोड़ी देर बाद वो शांत हो चुकी थी। राजवीर भी शांति से उसे अपनी बाहों में लिए हुए बैठी थी। तभी उन दोनों के कानों में एक आवाज आती है, देखा विजय जी, मैंने पहले ही कहा था, माँ के लिए कशिश ही सबसे आगे है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर विजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राजवी कशिश की ओर देखती है तो कशिश मुस्कुरा देती है। फिर वो भी मुंह बनाकर कहती है, देख माँ, मैं हमेशा से कहती थी दीदी मुझसे जलती है क्योंकि आप मुझे ज्यादा प्यार करती है। ये सुनकर सेजल ने मुंह बना लिया। उसे देखकर राजवी ने अपनी बाहें फैला दी और सेजल जाकर राजवी माँ के गले लग गई। राजवी अपनी बाहों में अपनी दोनों बेटियों को लेकर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद सभी हाल में बैठे हुए थे। तभी दरवाजे से दच की एंट्री होती है। दच राजवी और अमर जी को वहां पर देखकर एक पल के लिए रुक जाता है। उसकी आंखों में एक गिल्ट था। उसे अभी भी यही लगता था कि जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उसकी गलती थी। उसी की गलती की वजह से इतना सब कुछ हुआ। नामित और रावी की जान चली गई। उसे वहां रुका हुआ देखकर कशिश, सैजल और विजय समझ गए कि दक्ष क्या सोच रहा है। तभी राजवी खड़ी होकर दक्ष के सामने जाती है और कहती है, तुम्हारे मन में जो भी सब है उसे निकाल दो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, उसे तो होना ही था, क्योंकि इन सब के पीछे कोई और था, तुम नहीं। तुम तो बस उस घटना में फंस गए। अगर तुम नहीं आते तो वो सब जरूर होता, क्योंकि वो एक पल पहले से ही प्लान किया हुआ था। मेरी बच्चियों की जान को खतरा तो इस समय से हुआ था जब उसे शख्स की नजरें मेरी बच्चियों पर पड़ी थी। राजवी की बातें सुनकर ना जाने क्यों, लेकिन दच के मन से एक बहुत बड़ा गिल्ट हट गया। उसने झुककर राजवी के पैर छुए तो राजवी ने भी उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद जाकर सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। तभी पंडित जी अंदर आते हैं। उन्हें देखकर सभी उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके साथ हार में बैठ जाते हैं। राजवीर उनसे दक्ष और कशिश की जन्म कुंडली देखकर
शादी की डेट के लिए पूछती है। पंडित जी कुछ देर अपनी ली हुई पोथी के पन्ने पलटते हैं, फिर सबकी ओर देखकर कहते हैं उनकी शादी के लिए सबसे शुभ मुहूर्त तो आज से 7 दिन बाद का है। पंडित जी की बात सुनकर विजय कहता है, इतनी जल्दी? इसके बाद का कोई मुहूर्त नहीं है। उनकी बात पर पंडित जी कहते हैं, मुहूर्त है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कम से कम साल भर का इंतजार करना पड़ेगा। अमर जी कहते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम 7 दिन बाद ही दक्ष और कशिश की शादी कर देंगे। कशिश कहती है, लेकिन इतनी जल्दी? उसकी बात पर राजवी कहती है, कोई जल्दी नहीं है बेटा, 7 दिन है तुम्हारे पास। कशिश कुछ नहीं कह पाती, तभी सेजल कहती है, तो माँ हम 2 दिन बाद इन दोनों की सगाई कर देते हैं, उसके बाद शादी। सभी को उनकी बात सही लगती है। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कशिश अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होती है, तभी उसको अपनी कमर पर किसी के हाथ के महसूस होती है। उस छुअन के एहसास से कशिश की आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो उस छुअन को बहुत ही अच्छे से पहचानती थी। ये दक्ष था। वो अपना सर दक्ष के सीने पर रख देती है, तो दक्ष अपने चिन को उसके कंधे पर रखकर कहता है, क्या सोच रही हो? कशिश एक लंबी सांस लेकर कहती है, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो आज सच होने जा रहा है। इसलिए यकीन नहीं हो रहा है कि सच में इतनी खुशियां मेरी झोली में आ गई हैं। उसकी बात पर दत्त उसे अपनी ओर घुमाता है और उसके फोrehead पर एक किस करके कहता है, यकीन कर लो, क्योंकि खुशियों ने तुम्हारी जिंदगी में आने का रास्ता पकड़ लिया है। अब वो तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाएंगे। मेरा तुमसे वादा है, तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा, तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। उसकी बात सुनकर कशिश हाँ में सिर हिलाती है और उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। कशिश उसकी आंखों में देखकर कहती है, तुम्हारी आंखों में ये नमी क्यों? उसकी बात पर कशिश कहती है, आपको पता है राबी कहती थी वो मेरी शादी में सबसे ज्यादा खुश होगी और मुझे अपने हाथों से सजाएगी, लेकिन मेरी जिंदगी की वो खुशी उस राक्षस ने मुझसे छीन ली। ये कहकर वो रोने लगती है, तो दक्ष उसे अपने सीने में छुपा लेता है। दक्ष उससे कहता है, वो जरूर हमारे साथ होगी, किसी न किसी रूप में हमारे साथ होगी। वो फिजिकल नहीं, लेकिन रूहानी रूप से हमारे साथ रहेगी। वो अपने एहसास हमारे साथ रखेगी। देखना, तुम्हें जरूर महसूस होगा जब तुम दुल्हन बनोगी और जब तुम उसे याद करोगी। उसे तुम्हें अपने पास होने का एहसास होगा। बस तुम उसे याद करके अपनी आंखें बंद कर लेना, वो तुम्हें अपने आसपास दिखाई देगी। उसकी बातें सुनकर कशिश उस पर अपनी पकड़ और तेजी कर देती है। उसका रोना बढ़ चुका था। दक्ष उसे रोने दे रहा था और धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था। अगले दिन से भी नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। तभी राजवी जी सबको देखकर कहती हैं, आज आप सभी लोग शॉपिंग के लिए चले जाएं, क्योंकि कल इन दोनों की सगाई है और उसके लिए आप लोग कपड़े देख लीजिए। जहाँ तक बात है रिंग्स की, उसके लिए मैंने ज्वेलर को घर बुला लिया है। सभी उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाते हैं और नाश्ता करके शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। शॉपिंग के लिए विजय, सेजल, दक्ष और कशिश जा रहे थे। दक्ष ड्राइव कर रहा था, विजय पैसेंजर सीट पर बैठा था, कशिश और सेजल पीछे बैठी हुई थी। वो दोनों अपनी बातों में लगी हुई थी। दक्ष का ध्यान बार बार मिरर में दिख रहे कशिश के चेहरे पर जा रहा था, जो सेजल से कोई बात करके स्माइल कर रही थी। कशिश को इतना खुलकर मुस्कुराते देखा दक्ष को भी एक सुकून का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो इंडिया के सबसे बड़े मॉल के सामने अपनी कार को रोकता है। जैसे ही वो सब मॉल में एंटर होते हैं, वैसे ही वहां पर मॉल का मैनेजर भाग कर आता है और सभी को ग्रीट करता है। विजय दक्ष कहते हैं कि वो कशिश को आपके साथ ले जाए और वो दोनों कोई अच्छी सी आउटफिट अपने लिए देख ले। वो सेजल को अपने साथ लेकर जाएगा। दक्ष को भी उसकी बात अच्छी लगती है। विजय सेजल को लेकर एक साइड में जाता है और वहां पर उसे सोफा पर बिठाकर वहां के मैनेजर से कहता है कि अटेंडेंट को बुलाकर अच्छी अच्छी ड्रेस दिखाइए। सेजल इस समय लगभग 7 मंथ प्रेग्नेंट थी और इस हालत में उसका बार बार इधर उधर घूमना सेफ नहीं था, इसलिए विजय उसे एक जगह बैठा दिया और अब घूम घूम कर काम करने की बारी बड़ी मॉल के अटेंडेंट की थी। इसलिए विजय उसे एक जगह बैठा दिया और अब घूम घूम कर काम करने की बड़ी मॉल के अटेंडेंट की थी। वहीं दूसरी तरफ दक्ष कशिश को लेकर मॉल के सबसे पॉश एरिया में ले गया। कशिश जब उस एरिया में जाती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि चारों तरफ एक से बढ़कर एक लहंगे और एक से बढ़कर एक गाउन और तरह तरह की ड्रेस लगी हुई थी। कशिश तो बस उन सभी ड्रेस को देखने में लग गई थी। दक्ष जब देखता है कि कशिश हैरान होकर चारों तरफ देख रही है तो बोलता है, क्या हुआ? जिस पर कशिश कहती है, ये सब कितनी सुंदर ड्रेस है। दक्ष कहता है, तुम जितनी चाहे उतनी ले सकती हो, चाहे तो पूरा सेक्शन भी तुम्हारे नाम हो जाएगा।
उसकी बात पर कशिश मुंह बनाकर कहती है, कुछ भी, यहाँ ऐसे मॉल का मालिक मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार है जो मुझे ये पूरा एरिया दे देगा? उसका हाथ पकड़ लेता है। कशिश को समझ पाती उसके पहले ही दच उसका हाथ पकड़कर खींचता है, जिससे वो जाकर उसके सीने से लग जाती है। इस समय कशिश की पीठ दच के सीने से लगी हुई थी। दच उसके कानों में जाकर धीरे से बोलता है, तुम्हारा इंतजार करे तुम्हारा पति का है, इस नाते ये पूरा माल तुम्हारा है। दच के मुंह से ये बात सुनकर कशिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती। वो कहती, क्या मतलब, ये माल आपका है? उसकी बात पर दच हाँ में सिर हिला देता है। तो कशिश कहती है, सच में ये आपका है? उसकी बात पर दच एक स्माइल के साथ फिर से कहता, हाँ हाँ, ये मेरा ही मॉल है और अब से ये तुम्हारा है, और तुम जो ड्रेस चाहे वो ड्रेस यहाँ से ले सकती हो। उसकी बात सुनकर कशिश खुश हो जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक तरफ पड़ती है जहाँ पर कपल ड्रेस रखी हुई थी। कशिश उस ड्रेस के पास जाती है और दच का हाथ पकड़कर उसे भी लेकर जाती है। वो दोनों उस ड्रेस को देखते हैं तो दच कहता है, क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई? उसकी बात पर कशिश हाँ में सिर हिलाती है। तभी एक अटेंडेंट उन दोनों को वो ड्रेस ट्राई करने को कहती है। वहीं दूसरी ओर क्रिस ने अपने सभी काम निपटा लिए थे। वो अपनी पैकिंग कर रहा था, उसके साथ दाइमा भी राबी की पैकिंग कर रही थी। वो क्रिस से कहती, बेटा आपने अचानक से जाने का फैसला क्यों कर लिया, जबकि आप तो कुछ दिन बाद जाने वाले थे? उनकी बात पर कुछ कहता, वो इसलिए क्योंकि दच भाई शादी कर रहे हैं और कल उनकी सगाई है। मैं उनकी सगाई पर पहुंचकर उनको सरप्राइज देना चाहता हूँ। दच की शादी और सगाई की बात सुनकर दाई माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो क्रिस को देखकर कहती है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है दच बेटा कि जिंदगी में ऐसी खुशी आ गई। ये सुनकर उनकी बात पर कुछ कहता, खुश होने से काम नहीं चलेगा, आप भी हमारे साथ चल रही हैं। दाई माँ मना करना चाहती थी लेकिन क्रिस उन्हें जबरदस्ती अपने साथ लेकर निकल जाता है। क्या होगा जब दच की सगाई में क्रिस पहुंचेगा राबी के साथ, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।